हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का पढ़ ले नीट चैनल पे। तो मैं हूं आप सभी की यक्षु मैम। तो बच्चों आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, और उससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं अगेन। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग किसके बारे में, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, कि एमिशन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, स्पेक्ट्रम क्या होता है हम लोगों को ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लाइक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आप लोगों ने रेनबो तो देखा ही होगा। तो रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं हमारे पास, है ना, जो कि आपस में एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं, है ना। तो जो रेनबो आपको दिखता है ना, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स की आपको पता है वेवलेंथ अलग अलग होती है ना। तो वो जो रेनबो है वो एक तरीके का स्पेक्ट्रम ही तो है, राइट। तो जो रेनबो आपको दिखता है वो भी क्या है बेटा, एक तरीके का स्पेक्ट्रम है ना। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस दैट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है, और उसे हमारे पास फिर क्या मिल जाता है, हमें एक पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाता है। लाइक वो रेनबो जो आपको दिखता है आसमान के अंदर, है ना, वो भी क्या है, एक तरीके का स्पेक्ट्रम ही है। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी सब्सटेंस है मेरे पास, तो वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हमें क्या मिल जाता है, मतलब डिफरेंट जो हमारी वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये दो टाइप्स का होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है बेटा मेरे पास एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक तो बेटा क्या होता है, एक मेरे पास होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा मेरे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दूसरा बच्चे क्या होता है, दूसरा मेरे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है बेटा मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब फर्क क्या है दोनों में, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी सोर्स है लाइट का, जैसे मान लो सन से आने वाली जो लाइट है, या फिर हम कोई ट्यूब ले रहे हैं, ट्यूब के अंदर गैस ले रहे हैं और गैस से फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, या फिर अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं, तो कोई भी अगर मेरे पास इस तरीके का सोर्स है, लाइक सन हो गया, है ना, या फिर हमने किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर तक हीट किया, तो उनसे निकलने वाली रेडिएशंस जो होती है, ठीक है, मतलब जो वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, अगर मैं उन रेडिएशंस को डायरेक्टली प्रिज्म से पास कर दूं, है ना, डायरेक्टली प्रिज्म से पास कर दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे मान लो कि मेरे पास सोर्स था व्हाइट लाइट का, ठीक है, इससे लाइट निकल रही थी, तो इससे निकलने वाली रेडिएशन को मैंने डायरेक्टली प्रिज्म से पास कर दिया, और प्रिज्म से पास करने के बाद ये एक प्लेट होती है बेटा विच इज नोन एज फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, इस तरीके की मेरे पास एक प्लेट होती है जिसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब प्रिज्म से पास किया और फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा, तो हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि इस तरीके का हमें डिफरेंट कलर की ऐसे हमें रेडिएशंस हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, डिफरेंट कलर की हमको रेडिएशंस देखने को मिल रही है ना। बस इसी को क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से मतलब रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही है, कोई भी सोर्स है जिसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही है, उस एमिटेड रेडिएशंस को हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे, प्रिज्म से पास करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे, तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। सो व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी सोर्स से आने वाली रेडिएशंस, लाइक सन से आने वाली रेडिएशन, या फिर मैंने बोला हम कोई गैस लेंगे, है ना, एक ट्यूब के अंदर, और उस गैस से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोग पास कराएंगे। ठीक है, या फिर हम किसी भी सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं। ठीक है, तो उनसे जो भी रेडिएशन निकलती है, अगर हम उन रेडिएशंस को ऐसे प्रिज्म से पास करेंगे, तो प्रिज्म से पास करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे, मतलब जो भी मतलब हमारे पास आ रही होंगी उनको फोटोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे, तो हमें इस तरीके का पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो बस इसी को क्या बोलते हैं,
एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब कोई भी सोर्स था, उसमें से रेडिएशन एमिट हो रही थी, उन रेडिएशंस को डायरेक्टली हमने प्रिज्म से पास कर दिया, तो उससे जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा दैट इज बेटा क्या, दैट इज अवर एमिशन स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। मतलब नाम से ही पता लग रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब कोई भी सोर्स है जिसमें से रेडिएशंस क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ठीक है, तो कोई भी सोर्स है जिसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद उस एमिटेड रेडिएशंस को हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके का पूरा स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो इस स्पेक्ट्रम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा, दो टाइप के स्पेक्ट्रम है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब बेटा ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा मेरे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये भी बच्चे दो टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा बेटा क्या होता है, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बच्चे लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है बेटा ये भी दो टाइप्स का है, एक है मेरे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूअस कलर्स है ना, आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो रहे हैं, तो बस ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। जैसे रेनबो है, रेनबो में सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं ना, तो वो भी किसका एग्जांपल है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ऐसे बिल्कुल कंटिन्यूअस कलर्स, मतलब कंटिन्यूअस हमारे पास हमको देखने को मिलेंगे, है ना, और वो आपस में इवन एक दूसरे में मर्ज भी हो रहे होते हैं। सो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, जब हमने कोई व्हाइट लाइट का सोर्स लिया, है ना, जैसे या फिर हमने कोई बल्ब लिया, ठीक है, उसको हमने उससे निकलने वाले रेडिएशन को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो हमने देखा कि भाई वो जो व्हाइट लाइट थी वो 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर जो थी वो स्प्लिट हो गई इस तरीके से। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो गई और ये कलर्स इतने कंटिन्यूस थे कि आपस में एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे, है ना, तो कंटिन्यूस है बिल्कुल, तो इसलिए इस स्पेक्ट्रम को बेटा क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे इस स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो कलर्स है बेटा डिफरेंट ये बिल्कुल कंटिन्यूस है और ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये जो कलर्स है बेटा ये कंटिन्यूस है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, राइट। अब दूसरा क्या था, दूसरा था लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा है, अभी आप देखना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जरा देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रम में देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने कोई सॉल्ट लिया, लाइक हमने NaCl लिया, ठीक है। अब देखो आप लोग जब भी मतलब अगर केमिस्ट्री लैब्स के अंदर गए होंगे तो हमारे घरों में क्या होता है, खाना बनाने के लिए सिलेंडर वगैरह लगा होता है और गैस वगैरह होती है। ऐसी केमिस्ट्री लैब के अंदर ना एक बर्नर होता है विच इज बंसन बर्नर, इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री लैब्स के अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री लैब के अंदर होता है बंसन बर्नर, इस तरीके का ये होता है, राइट। इस बंसन बर्नर में से ऐसे फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लाइन स्पेक्ट्रम मुझे समझना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने NaCl लिया और हम लोग एक वायर लेते हैं, प्लैटिनम वायर ली, लाइक उस पर NaCl थोड़ा सा फिर आ गया और फिर हम क्या करते हैं, उसको बंसन बर्नर में ले जाके बर्न करते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक वोलेटाइल सॉल्ट लिया NaCl, ठीक है, प्लैटिनम वायर पे उसको रखा होगा और फिर इस प्लैटिनम वायर को बंसन बर्नर के अंदर ले जा गए और उसके अंदर उसको बर्न कर दिया, है ना, उसके अंदर उसको बर्न किया। अब बर्न करने के बाद कुछ लाइट एमिट हुई होगी, तो जो लाइट एमिट हुई जब हमने बर्न किया NaCl को बर्नर के अंदर रख के, तो उसमें से कुछ लाइट एमिट हुई। तो जो भी लाइट एमिट हुई बेटा हमने क्या किया, हमने उसको प्रिज्म से पास किया। तो जो भी लाइट एमिट हुई हमने उसको प्रिज्म से पास किया और प्रिज्म से पास करने के बाद हमने फिर फोटोग्राफिक प्लेट लगाई देखने के लिए कि किस तरीके का स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि डार्क रीजन में, पूरे के पूरे डार्क रीजन में बस हमें कुछ 2 येलो लाइंस देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो बच्चे हमको क्या देखने को मिला कि पूरे के पूरे डार्क रीजन में हमें 2 येलो लाइंस, हमें क्या मिली, 2 येलो लाइंस हमको देखने को मिली। ठीक है, 2 येलो लाइंस हमको देखने को मिली, राइट, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो पूरे के पूरे डार्क रीजन के अंदर हमको 2 येलो लाइंस हमको देखने को मिली, सिंपल सी बात है। ठीक है,
क्लियर है ना। तो इस तरीके का हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिला। तो बस आप देख सकते हो वहां पे क्या था, पूरा कंटिन्यूस आ रहा है, कंटिन्यूस कलर्स आ रहे हैं और आपस में एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको बोला कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यहाँ पे पूरा रीजन तो डार्क है, बस उस पूरे डार्क रीजन में आप देख सकते हो हमें तो येलो लाइंस देखने को मिली, तो बस लाइंस देखने को मिल रही है ना। अब वो येलो ही क्यों देखने को मिली, कुछ और कलर की क्यों नहीं देखने को मिली, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली कि हम यहाँ पे सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, लाइक हमने NaCl लिया तो हमें येलो लाइंस देखने को मिली। अगर हम कोई और सॉल्ट लेते, मान लो हम पोटेशियम या उसका कोई सॉल्ट लेते है ना, तो पोटेशियम का कोई सॉल्ट है तो हमें वॉयलेट कलर की लाइट फिर एमिट होती, तो उसके अकॉर्डिंग हमको लाइंस देखने को मिलती। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क रीजन में हमें बस कुछ लाइंस देखने को मिली। सो बस इसी वजह से बेटा इस स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से बेटा इस स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, इस स्पेक्ट्रम को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात है, राइट, क्लियर है। सो दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या किया, हमने एक सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट को प्लैटिनम वायर पे रख के बर्नर के अंदर ले गए, वो बर्न हुआ, उसमें से कुछ रेडिएशंस निकली। फिर निकलने वाली रेडिएशंस को बेटा हम लोगों ने क्या किया, प्रिज्म से पास किया। निकलने वाली रेडिएशंस को बेटा हम लोगों ने प्रिज्म से पास किया, और ऐसा करने पर आप देख सकते हो पूरे डार्क कलर का मेरे पास था, उसमें हमें 2 येलो लाइंस देखने को मिली। अब येलो लाइंस ही क्यों देखने को मिली, तो बेटा वो डिपेंड करता है कि हम सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं। लाइक हमने सोडियम का सॉल्ट लिया तो हमें येलो लाइंस देखने को मिली। अगर उसके अलावा हम पोटेशियम का सॉल्ट लेंगे तो उसकी वजह से हमको फिर वॉयलेट लाइंस देखने, वॉयलेट कलर की ऐसे लाइंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझे ना, है ना। हो क्या रहा है, हो तो वही रहा है कि एक सोर्स है, वहां से रेडिएशन निकल रही है, एमिट हो रही है, उस एमिटेड लाइट को डायरेक्टली हमने प्रिज्म से पास कर दिया, और प्रिज्म से पास करने के बाद हमें इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिला। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात, है ना। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, किसी भी सोर्स से निकलने वाली लाइट को डायरेक्टली अपन लोग क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं, है ना। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप के हो सकते हैं, है ना, कंटिन्यूस भी हो सकता है और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। पूरे डार्क रीजन में हमें ऐसे कुछ कलर लाइंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, पूरे के पूरे डार्क रीजन में हमें ऐसी कलर्ड लाइंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम तो आप सभी को समझ में आ गया क्या है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम तो बेटा आप सबको समझ में आ गया कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, देखो अब हमने क्या किया, हमने ना व्हाइट लाइट को डायरेक्टली प्रिज्म से पास नहीं कराया। पहले क्या करते, व्हाइट लाइट को डायरेक्टली प्रिज्म से पास कर रहे थे। हमने व्हाइट लाइट को डायरेक्टली प्रिज्म से पास नहीं कराया, मैंने क्या किया, मैंने ना व्हाइट लाइट के रास्ते में एक NaCl का यहाँ पे सॉल्यूशन रख दिया। NaCl का यहाँ पे सॉल्यूशन रख दिया, है ना, कोई भी सॉल्यूशन ऐसे रख सकते हैं। तो NaCl का सॉल्यूशन रख दिया, तो व्हाइट लाइट का ना कुछ पार्ट इस NaCl ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। हमने रास्ते में क्या किया, NaCl का सॉल्यूशन रख दिया, तो व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट NaCl ने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी की लाइट आगे भेज दी। फिर बाकी की लाइट जब प्रिज्म से निकली बाहर तो हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रम देखने को मिला। किस तरीके का, अब हमें क्या देखने को मिला कि पूरा स्पेक्ट्रम जो था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उस पूरे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर हमें कुछ डार्क लाइंस देखने को मिली। ठीक है, मतलब है ना, हमने रास्ते में NaCl का सॉल्यूशन जब रखा ना तो NaCl ने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा और बाकी की लाइट को आगे भेज दिया। ठीक है, फिर जब आगे भेजा और आगे जब हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई तो हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिला। मतलब पूरा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस था, लेकिन बेटा उस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ डार्क लाइंस थी जो हमको देखने को मिली। ठीक है, सो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कैसा था, कंटिन्यूस था। ठीक है, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कैसा था, कंटिन्यूस था, और पूरे उस स्पेक्ट्रम के अंदर हमको डार्क लाइंस देखने को मिली, डार्क लाइंस देखने को मिली। ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट, क्लियर है। तो पूरे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर हमको डार्क लाइंस देखने को मिली, जैसे आप देख सकते हो, है ना। और कहाँ पे, अब क्योंकि रास्ते में हमने NaCl रखा तो देखा गया कि डार्क लाइंस इन येलो कलर रीजन, वही येलो कलर रीजन में
हमें डार्क लाइंस देखने को मिली। जहां पहले क्या हो रहा था, एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर डार्क रीजन में 2 येलो कलर्ड लाइंस दिख रही थी, है ना। जब हमने NaCl से निकलने वाली लाइट, एमिटेड लाइट को जब हमने उसको बर्न किया तो हमने उसको आगे प्रिज्म से पास किया। तो अब हमने लाइट को पहले NaCl में एब्जॉर्ब कराया और बाकी की बची हुई लाइट को आगे भेज दिया, है ना। तो अब उसी येलो जगहों पे जहां पे हमें कलर्ड लाइंस मिल रही थी वहां पे अब हमें डार्क लाइंस देखने को मिली, ठीक है। ये तो वैसे एक रैंडम पिक्चर मैंने लगाई हुई है। इस तरीके का होता है मेरे पास क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है और इस कंटिन्यूअस के अंदर हमें कुछ डार्क लाइंस इस तरीके की देखने को मिल रही है। वैसे तो देखो यार पूरा कंटिन्यूअस है, बट हमें यहाँ पे पूरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ डार्क लाइंस इस तरीके की देखने को मिल रही है, ठीक है। वैसे तो पूरा कंटिन्यूअस है, बट पूरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर हमको बेटा क्या देखने को मिल रहा है, हमको कुछ डार्क लाइंस देखने को मिल रही है। आपके सामने है, आप देख सकते हो, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो वैसे तो पूरा कंटिन्यूअस है, राइट, है ना। तो देखो क्या फर्क है, यहाँ पे क्या था, पूरे डार्क बैंड में कुछ कलर्ड लाइंस थी, है ना, एमिशन वाले के अंदर। एब्जॉर्प्शन के अंदर पूरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको कुछ कलर्ड लाइंस देखने को, पूरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको कुछ डार्क लाइंस देखने को मिल रही है। अब वो डार्क लाइंस कहाँ दिखेगी, है ना, वो डिपेंड करते हैं कि आपने रास्ते में किसका सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइट को डायरेक्टली प्रिज्म से पास नहीं कराते, लाइट के रास्ते में हम लोग कुछ सॉल्यूशन रख देते हैं, ठीक है। सो लाइट के रास्ते में हम लोग कुछ सॉल्यूशन रख देते हैं, है ना। वो सॉल्यूशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो लाइट के रास्ते में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ सॉल्यूशन रख देते हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशन क्या करेगा, लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर बाकी को आगे भेज देगा। तो जो उसने एब्जॉर्ब किया है बस उन्हीं की वजह से पूरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ हमें ऐसे डार्क लाइंस देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्लियर है। इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, ताकि तुम्हें पता हो कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, ठीक है ना। ताकि आपको बेटा ये पता हो कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के अभी लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का, अगर आपको यही नहीं आइडिया कि स्पेक्ट्रम का एक्चुअल में मतलब क्या है तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, राइट, क्लियर है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में वही सारी चीजें लिखी हुई है कि व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास टू द सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। अगर हम व्हाइट लाइट को पहले क्या करते हैं, किसी केमिकल सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास करते हैं, किसी केमिकल सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसको प्रिज्म से पास करते हैं लाइट को, बाकी की बची हुई लाइट को, है ना। देन सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोगों को कुछ डार्क लाइंस देखने को मिलती है, ठीक है। दीज डार्क लाइंस आर ड्यू टू द रेडिएशंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। तो जिसका भी हमने सॉल्यूशन रखा है वो कुछ कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, जो एब्जॉर्ब करेगी फिर उसी के करस्पॉन्डिंग हमको पूरे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एक बार ही क्या करना बेटा, ये जो सुन रहे हो ना बातें, ये सारी बातें सुनने के बाद एक बार आज घर पे जाके तुम लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी में जो जो बातें लिखी हुई ना सब बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, है ना, वरना नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आज ही एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी जरूर घर पे जाके रीड करनी है। कुछ नहीं है, एक पेज में दी हुई है बस सारी चीजें, वो एक पेज पढ़ने में तुम्हें मात्र 10 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो एक बार बस उसको पढ़ लेना, पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो बेटा हम लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में हमको देखना है, ठीक है। बेसिकली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में हमको देखना है। तो देखो आपको मैं सेटअप पूरा दिखा दिया है, इस सेटअप से ही सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में देखना है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक ट्यूब ली और उस ट्यूब के अंदर ना हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, है ना। इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब सी ली हमने और इस ट्यूब के अंदर क्या था बेटा, इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। फिर इस ट्यूब से हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई एक तरीके से, है ना। तो इस ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराया। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने पर क्या हुआ होगा, सबसे पहली बात, ये जो हाइड्रोजन गैस थी उसमें H2 होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने पर क्या हुआ, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे वो स्प्लिट हो गए होंगे हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर, ठीक है।
है ना, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हमने, तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्प्लिट हो गए हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी है तो उस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया होगा और एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो गए होंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करके वो क्या हो गए होंगे बेटा, एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो गए होंगे, एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो गए होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। सो हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया हाइड्रोजन गैस से और ऐसा करने पर जो हाइड्रोजन गैस है वो स्प्लिट हो गई किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम्स के अंदर, है ना। और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हाइड्रोजन एटम ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो गए। ठीक है ना, एक्साइट हो गए, राइट। अब जब एक्साइट हो गए तो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाली स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब एक्साइटेड स्टेट में वो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं और वो वापस नीचे आते हैं, वो वापस नीचे आते हैं। जब वो वापस नीचे आएंगे ना तो वो क्या करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेंगे। ठीक है, तो जब वो वापस नीचे आएंगे तो बेटा वो क्या करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वो स्प्लिट हो गए हाइड्रोजन एटम के अंदर। ठीक है, फिर जब वो एनर्जी मिलती है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए और जब वो वापस नीचे आए, है ना, पहले तो वो नीचे वाली स्टेट में होंगे, नॉर्मल स्टेट में, है ना, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऊपर चले गए एक्साइटेड स्टेट में। और जब बेटा वो वापस नीचे आए, जब वो वापस नीचे आए तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है ना। सो वही लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसियस हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूसेस द excited hydrogen atom produce emit electromagnetic radiation of discrete frequencies। मतलब उन्होंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गए और जब वो वापस ऊपर से नीचे आते हैं तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है, so the light emitted by sample of excited hydrogen atoms can be passed through a prism and separated into discrete wavelength, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, जो भी रेडिएशंस वो एमिट करेंगे, मतलब पहले ऊपर गए फिर ऊपर से नीचे आए, ऊपर वो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ना वो बहुत कम टाइम के लिए रहेंगे, बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। उसके बाद वो नीचे जब आएंगे तो बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेंगे, है ना। तो देखो क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, वो एक्साइट हुए होंगे, फिर नीचे आए होंगे, रेडिएशंस एमिट हुई होगी, फिर हमने क्या किया, उस रेडिएशंस को प्रिज्म से इस तरीके से पास कर दिया। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, उस रेडिएशन जो भी रेडिएशन एमिट हो रही थी हमने बेटा उसको प्रिज्म से पास कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सबसे पहली बात स्प्लिट हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम के अंदर, फिर वो हाइड्रोजन एटम एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और जब वो वापस नीचे आते हैं ना, तो जब वो वापस नीचे आते हैं तो बेटा उस केस में क्या होता है, वो बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ्स की रेडिएशन को एमिट करते हैं, है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन को एमिट करते हैं। फिर जब हम उनको प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म से पास करके फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हम लोग देखते हैं तो हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चे हमको इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके का स्पेक्ट्रम हम लोगों को देखने को मिलता है, राइट, है ना। सो दस एन एमिशन स्पेक्ट्रम विच इज द फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ सेपरेटेड वेवलेंथ इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हो कुछ कलर्ड लाइंस देखने को मिल रही है ना बेटा, है ना, तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा, है ना, देखो आप देख सकते हो हमें कुछ ऐसी लाइन्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसी कुछ कलर्ड लाइंस हमको देखने को मिलेगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। नाउ एनी सैंपल ऑफ रीजनेबल साइज कंटेन्स एन इनॉर्मस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या है इसका, खैर इसको छोड़ो तुम। देखो अगर हमने क्या किया था, हमने ट्यूब के अंदर गैस ली थी तो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। ट्यूब के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस ली तो बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होके बहुत सारे हाइड्रोजन एटम देंगे। ठीक है, तो बेटा वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होके बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स देंगे, फिर वो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर वो बहुत सारे नीचे आएंगे, तो बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एमिट होगी, है ना, फिर उसको प्रिज्म से पास कराएंगे, है ना। तो बस इसी वजह से
इसी वजह से क्या होता है हमें, है ना, इस वजह से बेटा क्या होता है, हमें इतनी सारी लाइंस स्पेक्ट्रम के अंदर देखने को मिलती है ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि एक सिंगल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, वो बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम के अंदर स्प्लिट होंगे, वो सारे एक्साइट होंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस एमिट होगी, उनको प्रिज्म से पास करेंगे। इसी वजह से बेटा हमको इतनी सारी लाइंस देखने को मिलती है, ठीक है, इसी वजह से बच्चे हमको इतनी सारी लाइंस देखने को मिलती है ना। सो एनी सैंपल ऑफ साइज कंटेन इनॉर्मस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, कोई भी सैंपल मतलब कोई भी गैस लेंगे तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है ना। एक सिंगल एटम तो एक ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बट ऐसे अगर बहुत सारे एटम्स होंगे तो वो बहुत सारी अलग अलग एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे, ठीक है, फिर बहुत सारे वापस नीचे आएंगे, है ना, तो बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस को वो एमिट करेंगे, जिसकी वजह से बेटा हमको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, राइट, है ना, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी लाइंस देखने को मिलती है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, वो सभी एक्साइट होके अलग अलग स्टेट के अंदर जाएंगे, है ना, और फिर जब वो वापस आएंगे, है ना, तो वापस जब आएंगे तो फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस एमिट होगी, है ना, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी लाइंस ऐसे देखने को मिलेगी, है ना, तो इसी वजह से हमें पूरा का पूरा लाइन स्पेक्ट्रम जो है बेटा वो हाइड्रोजन का मिला होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम हमको मिला होगा, राइट, क्लियर है बेटा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, देखो फॉर्मूला तो मैं तुमको बता दूंगी अभी, है ना, ये चीजें समझने के लिए जरूरी है, ये आपको फील आनी चाहिए कि भाई एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम है क्या। बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं, बट उनको इस चीज की फील नहीं होती। तो अगर आप जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, है ना, ये इतनी इमेजेस हो गई, बनाने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने बोला एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, और कुछ नहीं करना बेटा, तुमको सिर्फ और सिर्फ एक बार एनसीईआरटी रीड कर लोगे ना घर पे जाके, है ना, या फिर इस चीजों को समझ लोगे कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रम है क्या, तो वैसे ही आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। आपके नीट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे अभी चलते हैं ना उस पे हम लोग, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे चलते हैं। आप देखो इतनी सारी अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो थी वो एमिट हो रही थी, ठीक है ना। तो फिर जो साइंटिस्ट थे, मतलब जो भी उनके डिस्कवरर्स थे, उन्होंने क्या किया, इन लाइंस की को कुछ सीरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, है ना। जो भी ये लाइंस थी, है ना, उन्होंने क्या किया, मतलब जो भी अलग अलग वेवलेंथ की हमको पता है जो रेडिएशंस थी वो एमिट हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको इन सीरीज के अंदर कुछ कुछ डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या बोला, मतलब अलग अलग सीरीज बनाई बेस्ड अपॉन देयर डिस्कवरर्स। क्या सीरीज थी, एक थी मेरे पास लाइमन सीरीज, सबसे पहली थी लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज बेटा क्या थी, सो देखो अगर कहीं से भी आता है और आके देखो कहीं से भी आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, 15 से आ रहा है, 20 से आ रहा है, 50 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, और अगर आके n इज इक्वल टू 1 पे रुक रहा है, आके कहाँ पे रुक रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे रुक रहा है, तो उसको बेटा नाम दिया गया लाइमन सीरीज का। किसका नाम दिया गया, लाइमन सीरीज का नाम दिया गया। कहीं से भी आ रहा है, हमें पता है एक्साइट होगा, एक्साइट होकर वापस नीचे आ जाएगा, पहले एक्साइट होगा फिर एक्साइट होकर वापस नीचे आएगा, है ना। अब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है ना, 5 से, 6 से, 15 से, 20 से, लेकिन अगर आके n इज इक्वल टू 1 में रुक रहा है ना, तो उसको नाम दिया गया लाइमन सीरीज का। किसका नाम दिया गया, लाइमन सीरीज का नाम दिया गया, ठीक है ना, लाइमन सीरीज का नाम दिया गया, है ना। यानी कि बेटा अगर n2 की वैल्यू क्या है, ठीक है, लाइमन सीरीज का नाम दिया गया, अगर n2 की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी, कुछ भी है, 2 से 1 पे आ रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है, 15 से 1 पे आ रहा है, इनफाइनाइट लेवल से इवन इनफाइनाइट से इवन 1, लेकिन अगर आ कहाँ पे रहा है, अगर 1 पे आके रुक रहा है ना, तो उसको नाम दिया गया बेटा किसका, लाइमन सीरीज का। किसका नाम दिया गया, लाइमन सीरीज का नाम दिया गया। मतलब कहीं से भी आ रहा है और आके बस n इज इक्वल टू 1 पे रुक रहा है, तो उसको बच्चे किसका नाम दिया गया, लाइमन सीरीज का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, लाइमन सीरीज का, राइट, ओके, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास आती है बाल्मर सीरीज। क्या आती है, बाल्मर सीरीज। सो बाल्मर सीरीज जो थी ना, बाल्मर सीरीज में, ठीक है, तो अब कहीं से भी आ रहा है, मतलब कहीं से भी आ रहा है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है और आके अगर n इज इक्वल टू 2 पे रुक रहा
है ना, तो उसको बोला गया क्या, बाल्मर सीरीज। मतलब अगर N2 की वैल्यू, मतलब ऐसा तो है नहीं देखो 1 से 2 पे नहीं, या तो 3 से 2 पे आएगा, या फिर 4 से 2 पे, या फिर 5 से 2 पे, या फिर 6 से 2 पे, है ना, तो 3 से 2 पे आ सकता है, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे। तो N2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ऐसे लेकर इन्फिनिटी तक। और कहाँ पे आके रुक रहा है, 2 पे आके रुक रहा है, तो उसको बोला जाएगा किसका, बाल्मर सीरीज का। किसका बोला जाएगा, बाल्मर सीरीज का बोला जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो अगर कहीं पे भी आ रहा है और आके n इज इक्वल टू 2 पे रुक रहा है ना, तो उसको बेटा किसका नाम दिया जाएगा, बाल्मर सीरीज का नाम दिया जाएगा। ठीक है, किसका नाम दिया जाएगा, बाल्मर सीरीज का नाम दिया जाएगा, है ना। अगर कहीं से भी आ रहा है और आके सेकंड लेवल पे रुक रहा है, सेकंड वाले पे रुक रहा है, तो उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ग्रुपिंग कर दी। अब देखो इतनी सारी अलग अलग रेडिएशंस थी, अलग अलग वेवलेंथ की, है ना, तो उनकी फिर ग्रुपिंग कर दी गई कि भाई कहीं से भी आ रहा है ना, तो आके 1 में रुक रहा है तो उसको लाइमन सीरीज का नाम दिया गया। कहीं से भी आ रहा है आके 2 पे रुक रहा है तो उसको बाल्मर सीरीज। ऐसे ही बेटा अगर कहीं से भी आ रहा है, 4 से आ रहा है और आके 3 पे रुक रहा है, 5 से आ रहा है आके 3 पे रुक रहा है, 6 से आ रहा है आके 3 पे रुक रहा है, 7 से 3 पे, 8 से 3 पे, तो कहीं से भी आ रहा है आके 3 पे रुक रहा है, तो उसको नाम दिया गया है पास्चन सीरीज का, पास्चन सीरीज का। ठीक है, मतलब N2 की वैल्यू रुक कहाँ पे रहा है, 3 पे, so N1 तो हो गया 3। अब 3 से कहाँ पे आएगा, 4 से आ सकता है 3 पे, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, एंड सो ऑन। तो बेटा उसको किस चीज का नाम दिया गया, उसको दिया गया पास्चन सीरीज का नाम। किसका नाम दिया गया, पास्चन सीरीज का नाम दिया गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कहीं से भी आ रहा है और आके n इज इक्वल टू 3 पे रुक रहा है, n इज इक्वल टू 3 पे रुक रहा है, तो उसको नाम दिया गया किसका, पास्चन सीरीज का, पास्चन सीरीज का नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट अगर कहीं से भी आ रहा है आके 4th पे रुक रहा है, n इज इक्वल टू 4 पे रुक रहा है ना, 4 पे कहाँ से आएगा, 5 से 4 पे आ सकता है, 6 से 4 पे आ सकता है ना, तो उसको नाम दिया गया ब्रैकेट सीरीज का, ब्रैकेट सीरीज का, ब्रैकेट। ठीक है, ये तुमको पहली बारी में हो सकता है थोड़ा अजीब अजीब नाम लगे, बट जब तुम इतनी बार पढ़ लोगे तो तुमको वैसे ही मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें, है ना। पहली बारी में हो सकता है कोई चीज तुमको मुश्किल लगे, कुछ क्वेश्चन ना हो, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस से चीजें वैसे ही आसान हो जाती है ना। जब आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है। सो उसके बाद अगर बेटा कहीं से भी आ रहा है लेकिन आके 4 पे रुक रहा है, अब 4 पे कहाँ से आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, एंड सो ऑन। कहीं से भी आ रहा है और आके 4 पे रुक रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, सो कहीं से भी आ रहा है आके 4 पे रुक रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा क्या, ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी आ रहा है बस 4 पे रुक रहा है। ठीक है, इसकी बात आती है फंड सीरीज। कहीं से भी आ रहा है आके 5 पे रुक रहा है, फंड सीरीज में P साइलेंट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं से भी आ रहा है आके n इज इक्वल टू 5 पे रुक रहा है। 5 पे कहाँ से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, 8 से आएगा, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फंड सीरीज। क्या बोलेंगे बच्चे, फंड सीरीज उसको हम लोग बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ऐसे ही फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब इतनी सारी अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, तो उनको एक सीरीज में बांट दिया कि कहीं से भी आएगा और आके 1 पे रुकेगा तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी आएगा और आके 2 पे रुकेगा तो बाल्मर सीरीज। ठीक है, कहीं से भी आएगा आके 3 पे रुकेगा तो पास्चन सीरीज, एंड कहीं से भी आएगा 4 पे रुकेगा तो ब्रैकेट, 5 पे रुकेगा तो फंड सीरीज। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से ग्रुपिंग ऐसे उनकी कर दी गई। ठीक है, क्लियर है। अब सवाल था कि भाई वेवलेंथ कैसे निकालें, तो उसके लिए फिर एक फॉर्मूला था विच इज रिडबर्ग फॉर्मूला। तो इन सब की ना मतलब जो अलग अलग लाइंस थी कि 4 से 1 पे आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है, या फिर 10 से 1 पे आ रहा है, या फिर 5 से 2 पे आ रहा है, या 6 से 2 पे आ रहा है, तो इन सब की वेवलेंथ जब निकाली गई तो देखा गया कि जो लाइमन सीरीज वाली जितनी भी थी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आ रही थी, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, मतलब इन सब की वेवलेंथ वगैरह निकाली गई, है ना। और देखा गया कि लाइमन सीरीज में जितनी भी आ रही थी वो सारी की सारी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर थी। कौन से रीजन में थी,
अल्ट्रावायलेट रीजन में थी। बाल्मर सीरीज के अंदर जो भी थी वो सभी के सभी विजिबल रीजन में थी। विजिबल रीजन, बाल्मर सीरीज की जितनी भी लाइंस थी वो सभी की सभी विजिबल रीजन में हमको दिखता है, हमको पता है ना। सो वो सभी की सभी विजिबल रीजन में आ रही थी। पास्टन सीरीज के अंदर जो भी थी वो नियर इंफ्रारेड में आ रही थी, एंड ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज में जो भी थी वो भी इंफ्रारेड हमारे पास रीजन के अंदर आ रही थी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में जो भी आ रही थी, है ना, जो भी लाइंस थी उन सब की जब वेवलेंथ वगैरह निकाली गई तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी। बाल्मर सीरीज के अंदर जो भी लाइंस थी उन सब की जब वेवलेंथ वगैरह निकाली गई तो वो विजिबल रीजन में आ रही थी। पास्टन सीरीज के अंदर जो भी थी उन सब की जब वेवलेंथ निकाली गई तो वो नियर इंफ्रारेड में आ रही थी, और ब्रैकेट और फंड सीरीज के अंदर जो भी थी उन सब की जब वेवलेंथ निकाली गई, ठीक है ना, वो कहाँ आ रही थी, वो सब फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर आ रही थी, ठीक है। मतलब इन सब की ना अलग अलग लाइंस की वेवलेंथ निकाली गई, और वेवलेंथ निकालने के बाद देखा गया ये सब यूवी रीजन में आ रही थी। ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन के अंदर होती है। सो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, तो बाल्मर सीरीज वाली विजिबल रीजन में होती है। सो बाल्मर सीरीज वाली बेटा विजिबल रीजन में होती है, बाल्मर सीरीज वाली विजिबल रीजन में होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। सो बाल्मर सीरीज वाली विजिबल रीजन में आती है, ठीक है, क्लियर है। बाकी वो यूवी एंड देन IR, राइट। अब सवाल ही उठता है कि यार इनकी वेवलेंथ कैसे निकाले, तो उसके लिए बेटा अगेन वही बात, एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं और जिस पर बेस्ड आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, दैट फॉर्मूला इज रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला, अब आएंगे न्यूमेरिकल, अब आएंगे क्वेश्चन, अब आएगी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, लेकिन ये सारी बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था, वरना बच्चों को पता ही नहीं होता लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। उनको बस फॉर्मूला पता है कि भाई रिडबर्ग फॉर्मूला होता है, वो लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और वो मैं आपको दे रही हूँ, है ना। चलिए, तो बात ये करते हैं कि रिडबर्ग फॉर्मूला से कैसे हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं। तो रिडबर्ग फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, न्यू बार विच इज अपना वेव नंबर जो कि होता है 1/λ। न्यू बार क्या होता है बेटा, वेव नंबर, जो कि बच्चे क्या होता है, जो कि होता है 1/λ। इट इज इक्वल टू RH इंटू में Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है, विच इज RH इंटू में Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू में Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला से आप लैम्डा, वेवलेंथ या फिर वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि मैम ये अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है, तो चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे बेटा ये जो RH होता है ना, RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। RH क्या होता है बच्चे यहाँ पे, सो RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा RH क्या होता है, RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तुमको याद रखनी है कि ये वैल्यू इसकी होती है, ठीक है। अच्छा देखो, अभी कभी कभी ना हम लोग कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए ये चीज भी ध्यान रखते हैं कि जो 1/RH होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, है ना। जैसे वो HC बताया था ना कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, वैसे ही अगर एंगस्ट्रॉम वगैरह में निकालनी हो तो ये चीज़ ध्यान रख लो, ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बना सकती है कि 1/RH जो होता है बेटा दैट इज 912 एंगस्ट्रॉम। वो बच्चे कितना होता है, वो होता है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो 1/RH इज 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। RH क्या होता है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हमें कैलकुलेशंस को आसान बनाना है थोड़ा सा तो हम लोग इस चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं कि 1/RH होता है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे N1 क्या होता है बेटा, सो N1 यहाँ पे होता है बेटा लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चे N1 क्या होता है, N1 इज द लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। N2 बेटा क्या होता है, सो N2 बच्चे यहाँ पे होता है हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। सो N1 क्या होता है बच्चे यहाँ पे, सो N1 होता है लोअर एनर्जी स्टेट और N2 बेटा क्या होता है, N2 होता है हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट।
ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब N1 हो गई लोअर वाली और N2 हो गई हायर वाली, बस इतनी बात तुमको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे Z क्या है ना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि Z क्या है। तो बेटा यहाँ पे ना Z क्या होता है ना, तो Z होता है यहाँ पे, है ना। सबसे पहली बात चलो ये बताती हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होती है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जैसे हाइड्रोजन के पास एक सिंगल ही इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे ही हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस, है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर वैसे तो कितना होता है, 2 होता है ना, 2 होता है ना, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बट एक +1 है तो 1 निकाल दिया तो 2 - 1, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। सो हीलियम प्लस इज अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ऐसे ही बेटा देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है लिथियम +2, है ना। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे बचा 1। सो लिथियम +2 में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। सो लिथियम +2 बेटा क्या है, लिथियम +2 भी मेरे पास है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है बेरिलियम +3। बेरिलियम +3 भी हाइड्रोजन लाइक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, एटॉमिक नंबर 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, है ना। तो ये सभी के सभी में, ये सभी के सभी के पास बेटा क्या है, इन सब के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी के सभी के पास क्या है बेटा, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और ये सारी की सारी मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, क्योंकि बच्चे इनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इनके पास बेटा क्या है, इन सब के पास, इनके पास इन सब के पास क्या है, इन सब के पास है क्या, इन सब के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, इनके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी बेटा क्या हो गई, ये सारी हो गई हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आते हैं Z पे। तो यहाँ पे बेटा Z क्या है, Z क्या है, तो Z इज द एटॉमिक नंबर। Z बेटा क्या है, तो यहाँ पे Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। मतलब अगर हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक, क्योंकि हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन और इनमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का एटॉमिक नंबर हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेटा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। तो Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। कोई भी, जैसे अगर हीलियम आ गए तो Z की वैल्यू 2 लेंगे, लिथियम 2+ आ गए तो Z की वैल्यू 3 लेंगे, बेरिलियम आ गए तो Z की वैल्यू 4, तो आपको वो चीज़ भी यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूला से आप जो भी लाइन होगी करस्पॉन्डिंग, उसकी आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। N1 हमारी लोअर एनर्जी स्टेट है बेटा, और N2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, एंड देन बेटा हम लोग फिर क्या करेंगे, एंड देन हम लोग वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड देन बच्चे हम लोग वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताना है, एक और छोटा सा पॉइंट देखो। अब अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करती हूँ, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो लाइमन सीरीज में आपको पता है कहीं से भी आएगा और आके 1 पे रुकेगा। तो सबसे पहली लाइन कौन सी होगी, सबसे पहली लाइन होगी ये वाली 2 से 1 वाली, है ना। 2 से 1 वाली पहली लाइन, है ना, फिर 3 से 1 वाली दूसरी लाइन, फिर 4 से 1 वाली तीसरी लाइन, है ना, ऐसे ही तो होगा ना। तो लाइमन सीरीज के लिए 2 से 1 वाली, मतलब आएगा तो 1 पे रुके, तो 2 से 1 वाली जो लाइन होगी ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं या तो फर्स्ट लाइन, है ना, या फिर बेटा इसको बोलेंगे अल्फा लाइन। क्या बोलेंगे, अल्फा लाइन, ठीक है। सो 2 से 1 पहली लाइन ही तो हो गई ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, या फिर बेटा इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा लाइन, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ 3 से 1 की, है ना, 3 से 1 की, तो 2 से 1 की फर्स्ट लाइन, 3 से 1 की बेटा क्या हो गई, 3 से 1 की मेरे पास हो गई बीटा लाइन और सेकेंड लाइन। 3 से 1 की क्या हो गई, सेकेंड लाइन और बीटा लाइन। क्यों बता रही हूं ये, क्वेश्चन में वो बोलेगा कि लाइमन सीरीज की बीटा लाइन की वेवलेंथ बताओ, तो बीटा लाइन कौन सी है, अब वो तुमको दे नहीं रहा, तुमको खुद पहचानना पड़ेगा कि बीटा लाइन बेटा एक्चुअल में
कौन सी है, ठीक है। तो वो आपको दे नहीं रहा बेटा, आपको खुद से मेंशन करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा कि भाई लाइनमैन सीरीज की बीटा लाइन होगी सेकंड वाली लाइन विच इज 3 to 1, 3 to 1। तो इसीलिए ये सारी चीजें बता रही हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, है ना। तो ऐसे ही आप बता सकते हो। ऐसे ही देखो, अगर मेरे पास इनफाइनाइट से आ रहे हैं ना, इनफाइनाइट से 1 है, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग लाइन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग लाइन, ठीक है। ये हो गई लिमिटिंग लाइन, ठीक है। तो यानी कि 2 से 1 वाली अल्फा लाइन, 3 से 1 वाली बीटा लाइन, ऐसे ही फिर गामा लाइन, और इनफाइनाइट से 1 वाली जो होती है बेटा, ये होती है मेरे पास लिमिटिंग लाइन। बोलेगा लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ बताओ, है ना। तो बेटा वो बोलेगा कि लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ बताइए, लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ बताइए, तो आप बता सकते हो, है ना, क्योंकि लिमिटिंग लाइन में आपको पता है इनफाइनाइट से आएगा। ऐसी देखो बाल्मर सीरीज में 2 पे आकर रखता ना, तो 3 से 2 वाली अल्फा लाइन, 4 से 2 वाली बीटा लाइन, फिर गामा लाइन, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो ऐसी बाल्मर सीरीज में 2 पे आएगा, अब 3 से 2 वाली अल्फा लाइन, मतलब जो पहली लाइन होगी वही अल्फा लाइन, जो सेकेंड लाइन होगी वो बीटा लाइन, जो थर्ड लाइन होगी बेटा वो गामा लाइन, जो थर्ड लाइन होगी बच्चे वो गामा लाइन। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हो। सिमिलरली पास्ट टेंस सीरीज में 3 पे आ रहा, तो 4 से 3 वाली अल्फा, 5 से 3 वाली बीटा एंड 6 से 3 वाली गामा, ठीक है। सो 4 से 3 वाली अल्फा, ठीक है, 5 से 3 वाली बीटा एंड 6 से 3 वाली बेटा क्या हो जाएगी? गामा लाइन मेरे पास हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना बच्चे, क्लियर है ना। सो आप देख सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास, मतलब आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, राइट। कि वो बोलेगा अल्फा लाइन की वेवलेंथ बताओ बाल्मर सीरीज की, पास्ट टेंस सीरीज की, है ना। तो आप खुद समझ जाना कि भाई क्या होती है अल्फा लाइन, क्या होती है बीटा लाइन एंड क्या होती है गामा लाइन, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी कुछ और एक छोटी सी कहानी आपके पास, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है बेसिकली, कहानी तो खैर नहीं बोलूंगी, जो बचा हुआ है, ठीक है। चलिए उस पॉइंट को समझने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो वो बोल रहा है कि लाइनमैन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ बताओ। वो बोल रहा है कि लाइनमैन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन उसने दे दिया। अब सबसे पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइनमैन सीरीज की फर्स्ट लाइन है कौन सी, है ना। सबसे पहले यही तो देखोगे, तो फर्स्ट लाइन कौन सी है लाइनमैन सीरीज की, तो लाइनमैन सीरीज में 1 पे आता है, तो फर्स्ट लाइन में कहाँ से आएगा? 2 से 1 पे आएगा, तो ये हो गई फर्स्ट लाइन, है ना। तो 2 से 1 पे, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल हो गया बेटा 1 एंड हायर एनर्जी लेवल बेटा क्या हो गया? वो हो गया 2, ठीक है। सो लोअर एनर्जी लेवल बेटा क्या हो गया? 1 एंड हायर एनर्जी लेवल बेटा क्या हो गया? वो हो गया 2। सो लोअर एनर्जी लेवल इज 1, हायर एनर्जी लेवल इज 2, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल इज 1, हायर एनर्जी लेवल इज 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ निकालने का? सो होता है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू में, अच्छा मान लो कि हाइड्रोजन एटम ही है, RH इंटू में Z स्क्वायर, है ना, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा 1/λ क्या हो जाएगा? RH, ठीक है। हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। 1/N1, N1 कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, है ना। देखो ना, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू तो 1 ही हो गई, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल है 1, हायर एनर्जी लेवल है 2, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? RH इंटू में, है ना, 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू में 4 माइनस 1, यानी कि 3/4, ठीक है। सो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू में 3/4, RH इंटू में 3/4। सो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा 1/λ कितना आ गया? RH इंटू में 3/4, है ना। तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 4/3RH, ठीक है। सो लैम्डा बेटा क्या हो जाएगा? सो लैम्डा हो जाएगा 4/3RH, ठीक है। लैम्डा बेटा क्या हो जाएगा? सो लैम्डा मेरे पास हो जाएगा 4/3RH, 4/3RH, सिंपल सी बात है,
ठीक है। अब आपको पता है 1/, वैसे तो RH की वैल्यू भी तुमको पता ही है 109677। अब आप जानते हैं कि 1/RH कितना होता है, 912 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो इसकी जगह पुट कर दो 912 एंगस्ट्रॉम, सो 4/3 इंटू में 912 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, बस वेवलेंथ आ जाएगी। यहाँ से बचे आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पास दिए जाएंगे और तुमको बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस को करना है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपके पास आएंगे एंड आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है बस, ठीक है। सो जरूरी नहीं कि वो मेंशन करे कि भाई यहाँ से यहाँ आ रहा है, वो सीधा बोल देगा फर्स्ट लाइन। तुमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन क्या है, तुमको पता होना चाहिए कि बीटा लाइन क्या है, राइट। चलिए ओके, अब बढ़िया बात करते हैं एक और पॉइंट की, एक और बढ़िया पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो देखो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो कि ये मेरे पास क्या है, n = 1 है, ये n = 2 है, और ये बेटा क्या है, n = है ना, n = तो एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनके बीच का एनर्जी गैप मैं मान लेती हूँ कितना है, डेल्टा E, ठीक है ना। तो n = 1 की कुछ एनर्जी होगी, n = 2 की कुछ एनर्जी होगी, है ना। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है बेटा वो कितना है, सो वो है मेरे पास डेल्टा E, ठीक है। सो इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है बेटा, वो है डेल्टा E, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी और 1 की बात करें तो वो उसका एनर्जी गैप है डेल्टा E, है ना, डेल्टा E है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मतलब सेकंड और फर्स्ट का मान लो एनर्जी गैप इतना है, तो थर्ड मान लो यहाँ पे, तो थर्ड और फोर्थ का एनर्जी गैप इतना, फिर फोर्थ और फर्स्ट का एनर्जी गैप इतना, फिर फिफ्थ और फर्स्ट का एनर्जी गैप इतना, फिर इनफाइनाइट और 1 मान लो एनर्जी गैप कितना हो गया, इतना। सिंपल है, देखो ना यार, जैसे मान लो फर्स्ट लेवल यहाँ पे है, तो सेकेंड और फर्स्ट का एनर्जी गैप इतना कम, काफ़ी कम। थर्ड और फर्स्ट का एनर्जी गैप बढ़ गया, फोर्थ और फर्स्ट का एनर्जी गैप और बढ़ गया, फिफ्थ और फर्स्ट का एनर्जी गैप और बढ़ गया, इनफाइनाइट और 1 का एनर्जी गैप और ज़्यादा बढ़ गया, और इवन सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो यानी कि बेटा, यानी कि दिस एनर्जी गैप इज मिनिमम, है ना, क्योंकि ये तो सबसे कम है, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। सो बेटा दिस एनर्जी गैप इज मिनिमम। ये जो एनर्जी गैप है बेटा, ये एनर्जी गैप क्या है, मिनिमम है ना। एंड बच्चे दिस एनर्जी गैप इज मैक्सिमम, दिस एनर्जी गैप इज मैक्सिमम, मतलब 2 और 1 के बीच का एनर्जी गैप मिनिमम है, और इनफाइनाइट और 1 के बीच का एनर्जी गैप क्या है, मैक्सिमम है ना। आप समझ ही रहे हो ना यार, है ना। 2 और 1 के एनर्जी गैप इतना सबसे कम, फिर 3 और 1 का ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर इनफाइनाइट और 1 का एनर्जी गैप और भी ज़्यादा, फिर बेटा इनफाइनाइट और 1 का एनर्जी गैप और भी ज़्यादा। सो बेटा ये एनर्जी गैप मिनिमम है एंड ये एनर्जी गैप मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है, राइट, क्लियर है, ओके। अब देखिए बेटा, देखिए ज़रा, अब देखो ये एनर्जी गैप हो गया, तो आपको पता है, देखो E = h न्यू तो सभी जानते हो। ऐसे ही देखो होता है कि डेल्टा E = h न्यू, है ना, ये जो एनर्जी गैप है, या फिर होता है h × c/λ, है ना। जैसे E = h न्यू होता है ना, वैसे होता है डेल्टा E = h न्यू, और डेल्टा E = न्यू होता है c/λ, है ना। तो आप देख सकते हो कि डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और डेल्टा E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ठीक है। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड डेल्टा E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड डेल्टा E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। तो डेल्टा E क्या है, इसका मिनिमम, है ना, डेल्टा E मिनिमम, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, है ना, देयरफॉर। पर देखो फ्रीक्वेंसी डेल्टा E मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है, अब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा, है ना। देयरफॉर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी, इसको मैंने अलग पेन से लिखती हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली दिख जाए इमेज के अंदर, ठीक है। तो बेटा आप देख सकते हो डेल्टा E मिनिमम है ना, ये वाला डेल्टा E मिनिमम, सो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, सो वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक है जी। सो वेवलेंथ मैक्सिमम, है ना। ऐसे ही देखो, अब इनफाइनाइट से 1 का, इनफाइनाइट से बेटा 1 का डेल्टा E मैक्सिमम,
डेल्टा ई मैक्सिमम। एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा ना भाई इनफाइनाइट से, 2 1 का इतना, 3 1 का इतना, 4, तो इनफाइनाइट से 1 का एनर्जी गैप मैक्सिमम, तो डेल्टा ई मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ मिनिमम, तो वेवलेंथ मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बस जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो एनर्जी गैप मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, एनर्जी गैप मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि यहां से हमने क्या देखा, देखो 2 से 1 की लाइन जो थी वो क्या थी, अल्फा लाइन, और ये क्या थी, लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन, है ना। तो बेटा यहां से हमने क्या देखा, हमने देखा कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, बता सकते हो, अल्फा लाइन की लिमिटिंग लाइन, है ना। तो देखो इसकी तो वेवलेंथ मैक्सिमम है ना, इसकी वेवलेंथ मिनिमम है, सो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज लिमिटिंग लाइन, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज लिमिटिंग लाइन बेटा, ठीक है। सो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज लिमिटिंग लाइन, ठीक है, लिमिटिंग लाइन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग लास्ट लाइन भी बोलते हैं, लास्ट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वो कौन सी होगी, अल्फा लाइन, है ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम है ना। तो लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी मेरी अल्फा लाइन, अल्फा लाइन, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बेटा लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, सो वो बेटा मेरे पास हो जाएगी अल्फा लाइन, अल्फा लाइन, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इज अल्फा लाइन एंड, है ना, क्योंकि देखो ये अल्फा लाइन के अंदर एनर्जी गैप क्या है, मिनिमम है, अल्फा लाइन के अंदर बेटा एनर्जी गैप मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई अल्फा लाइन कह लो या फिर फर्स्ट लाइन कह लो, एंड जो हमारी लिमिटिंग लाइन है उसमें एनर्जी गैप मैक्सिमम है बेटा, एनर्जी गैप तो मैक्सिमम है लेकिन एनर्जी गैप तो मैक्सिमम है लेकिन वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है। सो लिमिटिंग लाइन इज द लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, अल्फा लाइन इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जिसका तुमको ध्यान रखना है कि अल्फा लाइन में एनर्जी गैप मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक है, एनर्जी गैप मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक है। एंड लिमिटिंग लाइन के अंदर एनर्जी गैप मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी गैप मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, ठीक है। सो लिमिटिंग लाइन के अंदर एनर्जी गैप मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, तो लाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज लिमिटिंग लाइन, ठीक है। एनर्जी गैप मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी गैप मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, राइट, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, क्वेश्चन में आएगी, वो बोलेगा कि बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन की वेवलेंथ निकाल के बताओ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली कौन सी होगी, लिमिटिंग लाइन होगी, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ की बोलेगा तो अल्फा लाइन मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन होगी, ठीक है। तो यही की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन जो हमारी होती है ना, जो अल्फा लाइन होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन होती है, ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है। वेवलेंथ मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट लाइन होती है ना वो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन होती है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है, और जो लास्ट लाइन होती है, लिमिटिंग लाइन होती है, वो मिनिमम वेवलेंथ की होती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की होती है। जो लास्ट लाइन होती है, जो लिमिटिंग लाइन होती है, सीरीज लिमिट भी बोलते हैं उसको हम लोग, वो मिनिमम वेवलेंथ की होती है एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की। फर्स्ट लाइन इज अल्फा लाइन, सेकेंड लाइन इज बीटा लाइन, थर्ड लाइन इज गामा लाइन, थर्ड लाइन इज गामा लाइन, ठीक है ना। और फर्स्ट लाइन जो होगी वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होगी, है ना, और लास्ट लाइन जो होगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होगी, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो यही सारी बातें जो भी मैंने बोली यहाँ पे बेटा मैंने की पॉइंट्स की टर्म्स में यहाँ पे समराइज कर रखी है, तो बच्चे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी मैंने बोली है ना वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात, है ना। किसी चीज़ को कोई, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। तो जो भी चीज़ें मैंने बोली है वो सभी की सभी यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स की टर्म्स में लिखी हुई है,
ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चंस, बस इन्हीं से रिलेटेड अब हमको कुछ क्वेश्चंस वगैरह, कुछ सवाल वगैरह पढ़ने हैं, कुछ सवाल वगैरह बेटा हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विथ n इज इक्वल टू 4 टू एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1। दोबारा से पढ़िए सवाल को। तो वो बोल रहा है कि बताओ जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम 4 टू 1। तो कहाँ से कहाँ आ रहा है, 4 टू 1 आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, राइट। तो वेवलेंथ आपको बतानी है, हाइड्रोजन एटम है तो बड़ा ही आसान तरीका है, निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू में z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम में तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू एटॉमिक नंबर तो 1 ही हो गया, 1 अपॉन n1 कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 कितना है 4, हायर एनर्जी लेवल कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा आर एच इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन 16। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 16, सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू में 16 माइनस 1 15 अपॉन में 16। ठीक है, 15 अपॉन में 16 बस। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 16 अपॉन 15 आर एच, 16 अपॉन 15 आर एच। सो लैम्डा बेटा कितना आ गया 16 अपॉन में 15 आर एच। अब 1 अपॉन आर एच की वैल्यू पुट कर सकते हो 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ से लैम्डा आ जाएगा बस, है ना। बाकी काम मैथ्स का है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास लैम्डा यानी कि वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास लैम्डा आ जाएगा बेटा यानी कि वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को ये चीज़, है ना। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। क्या क्वेश्चन है, देखो उसने बोला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन आपको नहीं पता कौन सी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी ट्रांजिशन है जिसकी वेवलेंथ बाल्मर सीरीज की इस ट्रांजिशन के मतलब हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम की इस ट्रांजिशन के सेम होगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी ट्रांजिशन है जिसकी वेवलेंथ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के ये वाली ट्रांजिशन के इक्वल होगी। कौन सी ट्रांजिशन के, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 के बराबर होगी। ठीक है, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी ट्रांजिशन है जिसकी वेवलेंथ हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम के इस ट्रांजिशन के बराबर होगी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। देखो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ट्रांजिशन निकालनी है, यानी कि उसके लिए n1 और n2 क्या हो सकता है वो आपको देखना है ना। तो चलो पुट करते हैं एक बारी वैल्यूज। ठीक है, तो देखो आपके पास इसके लिए अब दोनों की वेवलेंथ तो बराबर ही है ना, वेवलेंथ तो दोनों की बराबर ही है। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा आर एच इंटू में हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है तो 1 ही हो जाएगा, इंटू में 1 अपॉन हमें नहीं पता कौन सी ट्रांजिशन है तो ऐसे ही लिख देते हैं 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है ना। और अगर हम इसकी निकालेंगे 1 अपॉन लैम्डा तो वेवलेंथ तो वैसे दोनों की बराबर है तो दोनों को डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे। सो आर एच इंटू में z स्क्वायर। तो हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम है ना तो z की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर है ना, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करना है, बस इक्वेट तो मैंने कर ही दिया। इसकी ट्रांजिशन नहीं पता थी, लिख दिया इसका 1 अपॉन लैम्डा। इसकी ट्रांजिशन पता थी हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम के लिए, लिख दिया 1 अपॉन लैम्डा, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब देखो आर एच से आर एच कैंसिल हो गया, सो आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन
N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू, है ना। देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बस बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, फिर ये 2 स्क्वायर अंदर जाके तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 16, है ना। 4 और इधर आ जाएगा 16, तो इधर बचेगा 4, यानी कि बचेगा इधर 1 माइनस 1 अपॉन 4 बचेगा इधर, है ना। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 16, तो इधर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर आया 1 माइनस 1 अपॉन 4, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, है ना। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से बेटा N1 की वैल्यू आ गई 1 एंड N2 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे N1 की वैल्यू 1 आ गई और N2 की वैल्यू 2 आ गई, है ना। यानी कि 2 से 1 का ट्रांजिशन था जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, इतनी ही थी। यानी कि बेटा 2 से 1 का ट्रांजिशन था जिसकी वेवलेंथ मेरे पास कितनी थी, इतनी ही थी। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, है ना। तो जिसकी वेवलेंथ हीलियम प्लस के इस स्पेक्ट्रम के बराबर थी, राइट। जिसकी वेवलेंथ बेटा हीलियम प्लस के इस स्पेक्ट्रम के बराबर थी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्लियर है ना आप सभी को, राइट। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसने बोला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी ट्रांजिशन, मुझे नहीं पता थी तो मैंने N1 N2 रख दिया। हीलियम प्लस की ट्रांजिशन, ये वाली ट्रांजिशन की वेवलेंथ के बराबर होगी, तो इसकी ट्रांजिशन पता दी, हीलियम की Z की वैल्यू रख दी, इसकी वेवलेंथ वगैरह निकाल के इक्वेट वगैरह कर दिया, और बेटा हम लोगों ने क्या किया, और हम लोगों ने N1 और N2 जो है वो निकाल लिया, ठीक है। N1 और N2 निकाल लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है। तो बस इस तरीके से आपके पास पूछे जा सकते हैं सवाल, तो बेटा आपको ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि तुम लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है ना। होमवर्क में करना है, मैं नहीं कराऊंगी, मैं कुछ कराऊंगी, बट एक आधा तो होमवर्क में भी करने को बनता है, राइट। क्वेश्चन में समझा रही हूँ पूरा क्या है। देखो उसने बोला है कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस आयन, सो हीलियम प्लस आयन के स्पेक्ट्रम के अंदर द वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज इज x एंगस्ट्रॉम। तो वो बोल रहा है कि हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम के अंदर, हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम के अंदर, हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम के अंदर जो बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन है, बाल्मर सीरीज की जो अल्फा लाइन है उसकी वेवलेंथ है x एंगस्ट्रॉम, x एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बीटा लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। अब वो बोल रहा है कि पाश्चन सीरीज की बीटा लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, पाश्चन सीरीज की बीटा लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, है ना। एक्स की टर्म्स में ही बेसिकली आपको बताना है। तो हीलियम प्लस की बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन की वेवलेंथ है x एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है कि पाश्चन सीरीज की बीटा लाइन की वेवलेंथ कितनी होगी। बेटा आपको बताना है पाश्चन सीरीज की बीटा लाइन की वेवलेंथ कितनी होगी, राइट। अब अल्फा लाइन कौन सी होगी, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है। सो बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन कौन सी होगी बेटा, कौन सी होगी बता सकते हो, सोच सकते हो। अरे हाँ यार, लाइमन बाल्मर, बाल्मर में कहीं से भी आता है 2 पर रुकता है, तो अल्फा लाइन मतलब पहली लाइन होगी मेरे पास 3 से 2, 3 से 2। सो 3 से 2 वाले की वेवलेंथ है x एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब बताना है पाश्चन सीरीज की बीटा लाइन की वेवलेंथ कितनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहली बात, पाश्चन सीरीज की बीटा लाइन कौन सी होगी, पाश्चन सीरीज की बीटा लाइन कौन सी होगी, पाश्चन सीरीज की बीटा लाइन कौन सी होगी बेटा, है ना। सो लाइमन बाल्मर पाश्चन, पाश्चन में कहीं से भी आता है 3 पे रुकता है, तो अल्फा लाइन हो गई 4 से 3 एंड बीटा लाइन हो गई 5 से 3। सो बीटा लाइन बेटा क्या हो जाएगी 5 से 3, बस इतना ही सोचना है। देखो बाल्मर में कहीं से भी आता है 2 पे रुकता है, तो फर्स्ट लाइन होगी 3 से 2। लाइमन बाल्मर पाश्चन, पाश्चन में कहीं से भी आता है 3 पे रुकता है, तो फर्स्ट लाइन हो गई 4 से 3, अल्फा लाइन हो गई 4 से 3 और बीटा लाइन हो गई बेटा 5 से 3। सो 5 से 3 की वेवलेंथ निकालनी है, 3 से 2 की वेवलेंथ आपको दी हुई है
x एंगस्ट्रॉम, x एंगस्ट्रॉम, तो x की टर्म्स में बेसिकली आपको निकालनी है। एंड दोनों ही आपके पास क्या है बेटा, हीलियम प्लस की बात हो रही है दोनों जगहों पे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर मेंशन करना है। मैं ज़रूर देखूंगी एंड आप लोगों के क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो मैं ज़रूर देखूंगी बच्चे एंड मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है ना। क्लियर हो गई ना बात, चमक गई बात। किसी बच्चे को इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ना बात, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी होगी ठीक है, जो भी चीज़ होगी राइट, तो कमेंट में लिख देना, मैं ज़रूर आपके डाउट का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है भाई, है ना। आंसर मुझे इसका चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर सबको आंसर लिखना है, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। नहीं आता तो पूछो कि मैम नहीं हुआ, है ना, या जो भी आ रहा है लिख देना, बस मैं बता दूंगी कि सही है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम +2 आयन। वो बोल रहे हैं कि वेवलेंथ बताओ, किसका स्पेक्ट्रम है, लिथियम +2 का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हुई, लिथियम +2 का स्पेक्ट्रम है, आपको बताना है क्या वेवलेंथ। अब वो दो लेवल्स के बारे में बताया, व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स हुज सम इज 4, है ना। दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हुई, उन दो लेवल्स का सम क्या है बेटा 4 है, और उन दो लेवल्स का डिफरेंस क्या है बेटा 2 है। सो उन दो लेवल्स का सम, यानी कि दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हुई, हमें नहीं पता क्या थे वो दो लेवल्स, बस इतना बोल रहा है कि जो दो लेवल्स है इनका सम कितना है, इनका सम तो है 4, और इन दोनों लेवल्स का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 2। वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। तो इन दो लेवल्स का सम तो बेटा क्या है 4 है, और इन दो लेवल का डिफरेंस बेटा क्या है, डिफरेंस है 2। डिफरेंस कितना है 2। आपको बताना है वेवलेंथ कितनी होगी, राइट। सो बच्चे आपको बताना है कि वेवलेंथ कितनी होगी, वेवलेंथ कितनी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो बता सकते हैं, बस ये पता लग जाए कि ट्रांजिशन कौन से लेवल्स के बीच में हो रही है, वेवलेंथ बताना में कोई दिक्कत थोड़ी है। अब वो कैसे बताएंगे, तो भाई दोनों का सम 4 है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो n1 और n1 गया, तो आपके पास क्या जाएगा 2n2 कितना आ जाएगा बेटा, तो 2n2 आ जाएगा 4 + 2 यानी कि 6, ठीक है। सो 2n2 बेटा कितना आ जाएगा, 2n2 हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाएगी 3, n2 आ गई 3, और फिर आप n1 भी निकाल सकते हो, तो n2 + n1 4 है, तो 3 + 1 ही तो होता है 4, तो यहाँ से बेटा n1 की वैल्यू क्या आ गई, n1 की वैल्यू आ गई 1, क्या आ गई बेटा 1 आ गई। सो यहाँ से बच्चे n1 की वैल्यू क्या आ गई, n1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, कितनी आ गई 1 आ गई, सिंपल सी बात है। सो n2 3 हो गया, n1 1 हो गया, n2 3 हो गया बेटा, और n1 मेरे पास हो गया 1, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन किस किस के बीच हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 1, है ना, लिथियम +2 के केस में। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। अब मुझे वेवलेंथ निकालनी है, सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हैं, राइट। सो लिथियम +2 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम 3 to 1, आपको बेटा क्या करना है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। सो 1/λ क्या होता है ना, RH इंटू में Z² 1/n1² - 1/n2², ठीक है। सो RH इंटू में, है ना, लिथियम के लिए, लिथियम +2 है तो Z की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 1/n1 कितना है 1 का स्क्वायर, - 1/n2 कितना है, n2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, RH इंटू में 3² 1/1 - 9, ठीक है, 1 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, ठीक है। से हो जाएगा RH इंटू में 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 - 1 8/9, 9 से 9 कैंसिल, सो 1/λ आ गया RH इंटू में 8, 1/λ कितना आ गया RH इंटू में 8, सो यहाँ से बेटा लैम्डा कितना आ गया 1/RH इंटू में 8,
1 अपॉन आर एच इंटू 8 है ना। अब 1 अपॉन आर एच आप रख सकते हो कितना, 912 एंगस्ट्रॉम। सो 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 8। सो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। सो 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 8 है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो उसने क्या बोला कि लिथियम +2 का स्पेक्ट्रम है, ट्रांजिशन हो रही है 2 लेवल्स के बीच में। लिथियम +2 का स्पेक्ट्रम है, ट्रांजिशन हो रही है बेटा 2 लेवल्स के बीच में। इन 2 लेवल्स का सम है 4, इन 2 लेवल्स का डिफरेंस है 2। इन 2 लेवल्स का सम है 4 और इन 2 लेवल्स का डिफरेंस है 2। तो n2 + n1 कितना है 4 और n2 - n1 है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने n2 निकाल लिया, 3 आ गया, n1 निकाल लिया, 1 आ गया। तो 3 से 1 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। बाकी तो हमने फॉर्मूला लगाया है, आंसर आ गया है बस। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, आपके नीट के एग्जाम में बेटा इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ नहीं है तो यार फॉर्मूला ही, बाकी सारी बातें तो वही है। ठीक है, चलिए अब बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटे से टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं। ठीक है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कि अगर ट्रांजिशन, अगर हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स थे है ना, तो अगर ट्रांजिशन हो रहा है मान लो 5 से 1 पे, तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे अगर हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, बहुत सारे एटम्स है, तो आपको पता है 5 से 1 पे आने के बहुत सारे तरीके होंगे। 5 से 4 पे, 4 से 1 पे, फिर 4 से 3 पे, या फिर 3 से 1 पे, या फिर पहले 3 से 2 पे, 2 से 1 पे। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो ट्रांजिशन हो रहा है 5 to 1, 5 to 1, सो 2 3 है ना, एंड देन थोड़ा ऊपर बनाती हूँ मैं 5। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 5 हो गया एंड ये मेरे पास हो गया 4। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम आपको पता है 5 से 1 में आने के बहुत सारे तरीके होंगे, अलग अलग तरीके होंगे है ना। तो 5 से 1 डायरेक्टली आ सकता है, 4 से 1, 5 से 4, फिर 4 से 1, फिर 5 से 3, फिर 3 से 1, फिर 5 से 2, 2 से 1, या फिर 5 से 3, 3 से 1। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं है ना। तो ऐसा हो सकता है कि 5 से आए 1 पे, 4 से आए 1 पे, 3 से आए 1 पे, 2 से आए 1 पे, या फिर 5 से आए 2 पे, 3 से आए 4 से आए 2 पे, 3 से आए 2 पे, फिर 5 से आए 3 पे, 4 से आए 3 पे, या फिर 5 से आए 4 पे। सो आप देख सकते हो अलग अलग तरीके मेरे पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर 5 से ऐसे हो सकता है ना कि 5 से 4, फिर 4 से 1, या फिर 5 से 3, फिर 3 से 1। तो मैंने सारे बना दिए 1 तक के, कि 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। तो ये सारे हमारे हो गए लाइव 1 सीरीज की लाइन्स है ना, 4 लाइन्स आ रही है। ठीक है, अगर 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ये हो गई बाल्मर सीरीज की 3 लाइन्स आ रही है, 3 लाइन्स आ रही है ना। अगर 5 से 3, 4 से 3, तो ये हो गई पास्टन सीरीज की 2 लाइन आ रही है। ठीक है, एंड ये हो गई मेरे पास ब्रैकेट सीरीज की 5 से 4 वाली। ये बेटा मेरे पास क्या आ रही है, 1 लाइन आ रही है, 1 लाइन आ रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ये बच्चे मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास 1 लाइन आ रही है ना। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी बार बार यही सब थोड़ी करते रहेंगे कि कितनी पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है, बार बार बना के नहीं देख। अब वो बोले कि 15 से 1 पे, तो क्या हम बना के देखेंगे सारे? नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड होगी, तो उसका फॉर्मूला बेटा कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज n2 - n1 इनटू में n2 - n1 + 1 अपॉन में 2। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है, n2 - n1, n2 - n1 + 1 अपॉन में 2, वेर n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब n2 अपना हायर एनर्जी लेवल हो गया और n1 बेटा क्या हो गया, लोअर एनर्जी लेवल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे 5 से 1 था, तो अगर n2 की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो 5 - 1, 5 - 1 + 1 अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2, राइट। तो 5 - 1, 5 - 1 + 1 अपॉन में 2, तो ये -1 + 1 गया, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4 इंटू में 5 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई 10। आप देख सकते हो 10 ही थी, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 ही तो थी। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने के लिए, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 अपॉन में 2। ठीक है, सो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, दैट इज n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 अपॉन में
2 सिंपल है, ऐसे ही करेंगे बस, ठीक है। अच्छा, हमसे कई बार पूछता है कि जैसे अगर वो पूछे कि 10 में से लाइमन सीरीज की कितनी थी, बाल्मर सीरीज की कितनी थी, तो अगर हमें निकालना है क्या लाइंस ऑफ स्पेसिफिक सीरीज, तो इसमें तो चलो दिख गया है कि लाइमन की 4 है, बट वैसे अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सो लाइंस ऑफ स्पेसिफिक सीरीज अगर वो हमसे पूछता है, लाइंस ऑफ स्पेसिफिक सीरीज अगर वो हमसे पूछता है तो वो बेटा कितनी होती है? वो होती है n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट स्पेसिफिक सीरीज, n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट स्पेसिफिक सीरीज, है ना। उस स्पेसिफिक सीरीज की जो भी ग्राउंड स्टेट होगी n2 में से उसको माइनस कर देंगे। लाइक लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं देखूं तो उस लाइमन सीरीज की कितनी लाइन होगी? n2 कितना है? 5 माइनस ग्राउंड स्टेट लाइमन के लिए कितनी होती है? 1, क्योंकि कहीं से भी आता है 1 पे रुकता है, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो लाइमन सीरीज की 4 लाइंस होगी, 4 ही थी बेटा, है ना। अगर बाल्मर सीरीज की बात करें तो n2 कितना है? 5। बाल्मर सीरीज की ग्राउंड स्टेट हो गई 2, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 लाइन होगी, 3 ही लाइंस थी, देख सकते हो। अगर पास्टन सीरीज की बात करें n2 की वैल्यू हो गई 5 माइनस n2 की वैल्यू हो गई 5 माइनस पास्टन सीरीज के अंदर n2 की वैल्यू हो गई 5 और ग्राउंड स्टेट कितनी है? 3, सो 5 माइनस 3 यानी कि 2 लाइंस, ठीक है। तो पास्टन सीरीज की 2 ही लाइन थी। ऐसी ब्रैकेट सीरीज के लिए 5 माइनस 4 1 लाइन हो जाएगी बस। तो अगर किसी स्पेसिफिक सीरीज की लाइंस निकालनी हो तो n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट स्पेसिफिक सीरीज, बस इतना ही करना है बेटा और कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को आपको पता है कैसे निकालेंगे, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2, है ना। और अगर स्पेसिफिक सीरीज की लाइंस निकालनी है तो n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट स्पेसिफिक सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए 1 होता है, बाल्मर के लिए 2 पे रुकता है, पास्टन के लिए 3 पे रुकता है, बस, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। सो क्वेश्चन है, पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम 6 to 2 बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप्स। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है 6 से 2 में मल्टी स्टेप्स में, 6 से 2 में आ रहा है मल्टीपल स्टेप्स में, तो आपको बताना है नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो आपको पता है n2 की वैल्यू क्या हो गई? 6, n1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी लाइंस आ गई? टोटल 10 लाइंस आ गई, है ना। कितनी लाइंस आ गई बेटा टोटल मिला के? 10 लाइंस आ गई बस, है ना। तो यानी कि जब 6 से 2 पे आएगा तो टोटल कितनी लाइंस हो जाएगी बच्चे? तो टोटल मिला के हो जाएगी 10 लाइंस, ठीक है, 10 लाइंस हो जाएगी, राइट, क्लियर है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है अगला। हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम थे ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1, एक्साइट हुए, है ना। हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट, अपनी ग्राउंड स्टेट में थे वो, दे आर एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, मतलब वो ग्राउंड स्टेट पे थे, क्या थे? ग्राउंड स्टेट में थे। उन पे किसी वेवलेंथ लैम्डा की लाइट गिरी, वेवलेंथ लैम्डा की लाइट गिरी, ठीक है। तो वो एक्साइट होके चले गए वापस किसी एक्साइटेड स्टेट में, उन पे किसी वेवलेंथ लैम्डा की लाइट गिरी, है ना, और वो एक्साइट होके किसी एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है। अब जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो ऑन कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड। तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है। आपको बतानी है वेवलेंथ क्या थी बेसिकली, ठीक है। तो वेवलेंथ हमें पता है, बता देंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू में Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो N1 तो 1 है, ग्राउंड स्टेट में ही वापस आ रहा है, N2 क्या होगा? अब सवाल ये है कि N2 क्या होगा, है ना। क्वेश्चन इसकी N2 क्या होगा? N1 तो 1 है क्योंकि वापस तो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता।
अब कहाँ से आ रहा है ये कैसे पता लगाएंगे? उसने बोला है कि 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही है, यानी कि मुझे ये पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है? 15। यानी कि 15 क्या है? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2। तो हमें ये पता है कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट कर रहा है, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट कर रहा है, यानी कि बेटा ये कितना है? ये है मेरे पास 15, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है 15। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कि कौन सी स्टेट से वो नीचे आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे। यानी कि n1 तो 1 ही है, n1 तो 1 ही है, ठीक है। n2 निकालना है, तो फिर n2 आ गया तो वेवलेंथ तो आ ही जाएगी, तो कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इधर चला जाएगा ना मेरे पास, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू n2 माइनस 1, है ना। n2 माइनस 1 प्लस 1 तो गया, ठीक है। तो यहाँ से 30 कितना आ गया? n2 इंटू n2 हो गया n2 स्क्वायर माइनस n2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास, ठीक है, तो बस यहाँ से आपको n2 निकालना है, इक्वेशन बन गई है सॉल्व करके। तो n2 स्क्वायर माइनस n2 कितना हो गया? 30। तो यहाँ से हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n2, फिर माइनस 30 इक्वल टू 0। ये माइनस हो जाएगा ना इधर जाके, ठीक है, क्लियर है। अब बस इसके तुम्हें निकालने तो आते ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे माइनस 30 है और यहाँ पे माइनस n2 है, तो ऐसा क्या करें? तो 6 इंटू 5 कर सकते हैं, है ना। तो माइनस 6 n2 प्लस 5 n2 यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू 5 30 भी होता है। सो n2 स्क्वायर माइनस 6 n2 प्लस 5 n2 माइनस 30 इक्वल टू 0, है ना। तो माइनस 6 n2 प्लस 5 n2 करेंगे तो माइनस n2 ही तो आ जाएगा ना, है ना। हमने ये देखा कि 6 इंटू 5 30 भी होता है, और माइनस 6 n2 प्लस 5 n2 करेंगे तो माइनस n2 आ जाएगा, ठीक है। सो n2 स्क्वायर तो यहाँ से आप देख सकते हो कैसे करेंगे फिर। अब तो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से मैं n2 कॉमन ले सकती हूँ इन दोनों में से ना। तो अगर n2 कॉमन लूंगी तो हो जाएगा n2 माइनस 6, n2 कॉमन लूंगी तो हो जाएगा n2 माइनस 6, और यहाँ से मैं प्लस 5 कॉमन ले सकती हूँ तो हो जाएगा n2 माइनस 6, क्योंकि 5 6 30 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब हम, एक आ गया n2 माइनस 6 और एक आ गया n2 प्लस 5, इतनी मैथ्स तो आती होगी ना। तो n2 प्लस 5 आ गया एक तो, और दूसरा आ गया n2 माइनस 6। तो या तो n2 प्लस 5 को अगर 0 के इक्वल रख देंगे तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 5 हो जाएगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। n2 माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 6। लेकिन n2 की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, तो ये तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो गया। n2 की वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो ये तो बेटा वैसे ही खत्म। यानी कि n2 की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ है? 6 से 1 के बीच में हुआ है। अब आपको क्या करना है? आपको वेवलेंथ निकालनी है। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH। हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 ही हो गई। 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2, यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है। सो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर, ठीक है। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 माइनस 1 अपॉन 36। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 36 माइनस 1, यानी कि 35 अपॉन में 36, 35 अपॉन में 36। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? सो लैम्डा आ जाएगा 36 अपॉन में 35 RH, 1 अपॉन RH आप पुट कर सकते हो, 36 अपॉन 35 इंटू में 912 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ से डायरेक्टली आप लैम्डा निकाल सकते हो। तो 36 अपॉन 35 RH आ गया, 1 अपॉन RH पुट कर सकते हैं, एंड देन बेटा यहाँ से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। तो बस ऐसे ही कर सकते हो भाई, ठीक है, क्लियर है। तो देखो आप, अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने क्या किया बेटा, यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि ट्रांजिशन यहाँ से आ रहा है, उसने बोला कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमको पता थी, हमें पता है ग्राउंड स्टेट में यानी कि n इज इक्वल टू 1 पे वापस आ रहा है, तो n2 हम लोगों ने निकाला, तो n2 और n1 पता है, फिर वहाँ से वेवलेंथ निकाल ली। n2 और n1 पता है बेटा हमको, तो वहाँ से बेटा हम लोगों ने क्या किया, फिर वेवलेंथ निकाल ली। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है, वेवलेंथ हमने निकाल ली, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, राइट।
तो इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन जो तुमको होमवर्क में करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिमिलर, होमवर्क में करना है और आंसर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या क्वेश्चन है? अ सैंपल ऑफ हीलियम प्लस, अब हीलियम प्लस है, ग्राउंड स्टेट में है, मतलब n इज इक्वल टू 1 में है, एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ x एंगस्ट्रॉम, उसने x एंगस्ट्रॉम रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करी, है ना, x एंगस्ट्रॉम रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली और जब वो वापस नीचे आता है तो वो इट एमिट्स द रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि उसने 6 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है उसने एमिट करी। जब वो वापस नीचे आया, आपको बताना है x क्या होगा। तो जब वो वापस नीचे आया तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर रहा है, तो यहाँ से n2 निकाल लो बस। n2 पता है, n1 पता है, और फिर x आ जाएगा, मतलब लैम्डा बेसिकली आ जाएगा जो भी था, ठीक है। तो n2 पता है, n1 पता है, तो आ जाएगा लैम्डा, है ना। तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन एमिट करी, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी थी? 6 थी, ठीक है। तो n2 निकाल लो, n2 पता है, n1 पता है, तो वहाँ से वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बस ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को घर पे जाके सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा आपको आंसर मेंशन करना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक जो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वो भी होता है खत्म। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो बोहर मॉडल अगली क्लास में फिनिश कर देंगे। देन बचते हैं क्या, बस फिर हमारे पास मतलब 2-3 लेक्चर्स और आएंगे बस इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा बिल्कुल फिनिश, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर, 3 मैक्सिमम आएंगे, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है एक बार घर पे जाके ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। एंड जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया उनको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। एंड लाइक ज़रूर करिए चैनल, लाइक ज़रूर करिए सेशन को, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।